नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का डोज फैक्टर रोज़ हम रोज़ आपके लिए ऐसे फैक्ट लेकर आ रहे हैं जिसकी पूरी संभावना, प्रबल संभावना एग्जाम में आने की, और पूरे सिलेबस में एकदम जो क्रीम है पूरे फैक्ट की वो लेकर आ रहे हैं। आप अलग से रजिस्टर लगा लें, इनको लिख लें। पीछे वाले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो इनको आप वास्तव में दिल से कहेंगे खुद कि वास्तव में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा यही है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, और लास्ट के अंदर अपने पर्सन रहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है वो सल्तनत काल मध्यकालीन से है कि फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी वे 2 सल्तनत काल के शासक थे जिन्होंने आदेश फरमाया कि मुस्लिम औरतें अपने घरों से बाहर या दिल्ली के शहर से बाहर मकबरों पर नहीं जा सकती। आपको पता है, जो धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था वो सबसे पहला दिल्ली का सुल्तान बलबन था। ठीक है, समुद्री कोयला अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई वह चीज़ थी जिसे मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एक बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तरफ कलाकार है, दूसरी तरफ इनकी उपाधियां हैं। मुगलकालीन जो कलाकार थे, सबसे पहले अब्दुल समद जिसकी सीरी कलम की उपाधि थी, अबुल हसन, नादिर उल जमा, मोहम्मद हुसैन, जरीन कलम, और उस्ताद मंसूर, नादिर उल असर। असर तेरा है मंसूर। तो इस तरह से उस्ताद मंसूर वाला शायद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्ज़ाम में आया था। इस तरह की ये उपाधियां हैं और एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है बार बार। भक्ति आंदोलन व सूफी दर्शन के शासितों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया, यह कथन जदुनाथ सरकार का कहना है। ठीक है, जदुनाथ सरकार के जितने भी कथन आते हैं हिस्ट्री के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो काव्य रचना और उनके लेखक हैं मृगावती जो कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की, चित्रावली उस्मान की, और हीर रांझा शाह वारिस की रचना है। तो ये सारी रचनाएं आप एक तरह से नोट कर लें और सारी ही मोस्ट हैं और ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई थी एक बार। फर्र-ए-इज़्ज़ती जो कि मुगलकालीन अकबर के समय बहुत ही चर्चा में रहा था। फर्र-ए-इज़्ज़ती यानी कि देवीय प्रकाश का विचार प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? शिहाबुद्दीन जो थे सुहरावर्दी संत, इनको जाता है। ये मुर्शिद कहे जाते हैं। और मुरीद किसको कहते हैं? आपको पता है, जो शिष्य होते हैं उसको मुरीद कहते हैं। जहां आरा बेगम ने साहिबिया नाम से सूफी मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा था। बंगाल विभाजन के पश्चात बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसमें मिलता है? संजीवनी के कृष्ण, जो संजीवनी लिखी थी कृष्ण कुमार मिश्र की, इसके अंदर सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। एक तरफ पुस्तकें लिखी गई है, दूसरी तरफ उनके अंग्रेजी अनुवादक लिखे गए हैं। तबकात नासिरी, इसके अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति रेवर्टी थे। ताजुल मासिर, इसको इलियट और डावसन ने। रेहला को ली और गिब्स ने। आईने अकबरी को जेरेट और ब्लॉकमैन ने। अकबरनामा को हेनरी बेवरिज ने। ये अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले इनके सामने जो लिखे हुए हैं लेखक हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सचाऊ ने किस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, सचाऊ नाम का जो व्यक्ति था उसने। अब है मस्जिद, जो कि स्थापत्य कला में पूछा जाता है मस्जिद के बारे में। तो लिबान किसको कहते हैं? मस्जिद के खंभों वाला का लिबान कहलाता है। किबला, नमाज के दौरान मक्का की जो दिशा है उसको किबला कहते हैं। ममसूरा, मस्जिद के किबला का आखिरी सिरा ममसूरा कहलाता है। सहन, मस्जिद का आंगन सहन कहलाता है। और मिंबर, मस्जिद का वह ऊंचा स्थान जहां से इमाम प्रवचन देता है उसको मिंबर कहते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में चतुष्पति का प्रयोग उच्च शिक्षा के केंद्र के लिए किया जाता था। चतुष्पति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उच्च शिक्षा के लिए। और सबसे पहले यदि पूछे संस्कृत महाविद्यालय घटिका का प्रयोग कब किया गया था, तो ये पल्लव कालीन के अंदर किया गया था। नरसिंहवर्मन के समय किया गया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय घटिका जो संस्कृत महाविद्यालय बनाए गए थे, है ना। भारतीय मुसलमानों को सत्ता में सभी पदों से निष्कासित करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। और वही बलबन है जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया था। सबसे पहले बलबन, इसने भारतीय मुसलमानों को सभी पदों से निष्कासित कर दिया था। लेनिन ने कहा था मानवेंद्र राय को पूर्व में भावी लाल क्रांति का जनक। लेनिन कौन था? जो कि रूस में क्रांति की थी, लेनिन वही व्यक्ति है। लॉर्ड कैनिंग के लिए सामान्यतः क्लाइमेसी या दयालु प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लाइमेसी शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो कैनिंग के लिए। बारोपीय भाषा परिवार संकल्पना विलियम जोन्स की देन है। और विल्किसन महोदय ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। अब देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। और बिना लाइक के मत जाया करो आप। लाइक करने में आपका तो कुछ लगता ही नहीं है, सिर्फ आपको बटन दबाना है। तो लाइक वाला बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन है?
डियोडोरस है और इसमें विदेशी यात्रियों पर पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कौन किसके समय कब आता है और क्या कालक्रम रहता है। मौर्य काल में खानवा अध्यक्ष कौन था? समुद्री खानों का जो अध्यक्ष था उसको खन्य अध्यक्ष बोलते हैं। पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनडा द्वारा 1870 में की गई थी। कुछ पुस्तकों में 1867 इसका लिखा हुआ है, वो गलत है, 1870 से। इंदु प्रकाश समाचार पत्र के संपादक भी महादेव गोविंद रनाडे ही थे। ठीक है, तो इंदु प्रकाश का भी आपको ध्यान में रखना है। और कैसे लगे आपको फैक्ट, ये भी आप अवश्य बताएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे देखिए। बेलन घाटी जो की है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 8000 ईसा पूर्व में लहुरा देव से यहाँ चावल का साक्ष्य मिलता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो लहुरा देव होगा। उसके बाद 7000 में कोल्डी हवा और मेहरगढ़ में 7000 है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पहले है लहुरा देव, सबसे प्राचीन लहुरा देव से मिलते हैं, उसके बाद कोल्डी हवा, उसके बाद मेहरगढ़। अब कृषि का सबसे पहले साक्ष्य पूछे तो आपको इतना तो ध्यान है, जहाँ सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है वहीं आपको पता है कृषि का सबसे पहले साक्ष्य होगा। तो कृषि का भी सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? लहुरा देव से। मेहरगढ़ के अंदर गेहूं का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ है, कृषि का साक्ष्य मैंने लिख दिया लेकिन सर्वप्रथम नहीं लिखा, इसको कंफ्यूज मत होने। पश्चिमी बलूचिस्तान में है और बोलन घाटी में है, और जो लहुरा देव है ये बेलन घाटी में है, दोनों में अंतर है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और आदमगढ़ यूपी और बागो राजस्थान से 5000 ईसा पूर्व प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों ही मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद सुपारी का प्राचीनतम स्थल कहाँ से मिलता है? तो प्राचीनतम साक्ष्य वाटगल से मिलता है जो कि कर्नाटक में है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान में है। लाइक कर दीजिए दोस्तों यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। आगे है रेशम, जिसे साहित्य में कोसे कहा जाता है, कि प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से मिलते हैं, महाराष्ट्र में। पोस्टमार्टम का साहित्य किस ग्रंथ से मिलता है? चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था इसी ग्रंथ से मिलते हैं। झोंपड़ी का साक्ष्य पेशरा से मिलता है। वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य गुहालेख छत्तीसगढ़ से मिलता है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर बालू होगा। बालू से लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके वैसे बताएंगे। और आज के आपके 2 प्रश्न हैं जो आगे हैं, उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। कल का एक प्रश्न था, शायद जो कल वाला प्रश्न था उनके उत्तर मैंने उसी में कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिए थे। और अब और बता देता हूँ उनका उत्तर, कि एक तो कांग्रेस का जो संविधान था वो 1907 के अधिवेशन में बनाया गया था। और आज का जो प्रश्न है, किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था? कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखेंगे इसका।